हेलो दोस्तों और वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इंटीग्रल थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल जैसे हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, उसी तरह हमारे पास वेक्टर कैलकुलस के अंदर तीन थ्योरम्स हैं जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की जगह लेते हैं। तो पहले तो मैं यही जिक्र कर लेता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आखिर क्या था हमारे पास। तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वो क्या कहता था, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये कहता था कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशियल ऑपरेटर आप उस पर अप्लाई करते हैं और फिर आप उसका इंटीग्रल लेते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी, तो आपके पास वही फंक्शन वापस आ जाता है कैलकुलेटेड एट पॉइंट एफ माइनस दैट फंक्शन कैलकुलेटेड एट पॉइंट बी। तो ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस था। आप इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को कभी कभी इस तरह भी लिखे हुए देखते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी df by dx into dx is equals to f b minus f a। और इसको विजुअलाइज करने का क्या तरीका होता था, तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये होती थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की कि यानी अगर आपके पास कोई कर्व है एक टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर, ऊपर y एक्सिस होता है, नीचे x एक्सिस होता है, और मैंने एक कर्व बनाई है, तो लेट्स से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये मेरा पॉइंट A है, और फिर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ये मेरा पॉइंट B है। अगर हम यहाँ पर देखें तो df जो कि df बाई डी एक्स इंटू डी एक्स के बराबर है, ये स्मॉल चेंजेस हैं f के अंदर। तो फंडामेंटल थ्योरम हमें कहता है कि आप छोटी छोटी ये छोटे छोटे df यानी अपने फंक्शन के अंदर ये छोटे 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 चेंजेस जो हैं ये ऐड करते हुए आए ए से लेकर बी तक, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या काम होता है, ये ऐड करती है। यानी आप ये छोटे छोटे इस फंक्शन को छोटे 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 टुकड़ों में ऐड करते हुए आए, तो आपके पास जो इस सारी एडिशन से जो रिजल्ट आएगा वो असल में पता है क्या होगा, वो बस फंक्शन होगा अपने एंड पॉइंट्स पर। यानी फंक्शन को आप कैलकुलेट कर लें बी पर और उस फंक्शन को आप कैलकुलेट कर लें ए पर, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो एक्चुअली वही जवाब आएगा कि आप छोटे 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 चेंजेस को ऐड करके उन सारे चेंजेस का सम करते वो बराबर होगा टोटल चेंज के जो फंक्शन के अंदर आएगा। तो छोटे छोटे चेंजेस का सम इज इक्वल टू द एक्चुअल चेंज बिटवीन द टू वैल्यूज एट द कॉर्नर्स। तो ये इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये होती है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में अज्यूम करूंगा आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम आज जो पढ़ेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। क्योंकि हमारे पास तीन किस्म के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो तीन फंडामेंटल थ्योरम्स होते हैं हमारे पास इधर वेक्टर कैलकुलस के अंदर जब हम वेक्टर फील्ड्स का कैलकुलस करते हैं। पर इससे पहले हम ये देख लें कि लेट्स सपोज आपके पास एक थ्री डायमेंशनल फंक्शन है। तो आप फर्ज करें कि आपके पास एक थ्री डायमेंशनल फंक्शन है टी ऑफ एक्स वाई जी, और ये एक स्केलर फंक्शन है। तो अगर आप इसे इन अ सरफेस की सेंस में देखेंगे तो दिस इज अ surface in four dimensions. So this is a three-dimensional surface embedded in four dimensions. This is a surface in four dimensions. But there is another way to see it. You can see it as a scalar field. आपने कभी आपने कभी देखा है कि जब हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, तो जब नेशनल ज्योग्राफी वाले या डिस्कवरी वाले जब किसी चीज़ का टेम्परेचर दिखाते हैं, लेट्स से यू हैव अ रॉड, और वो इस रॉड का टेम्परेचर दिखाते हैं, जो जो गर्म जगहें होती हैं वो हमें फिर रेड में नज़र आती हैं, जो ठंडी जगहें होती हैं वो हमें फिर ब्लू में नज़र आती हैं। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर दिखाया जाता है, और अगर थ्री डायमेंशंस में भी हो तब भी हमें टेम्परेचर इसी तरह कलर्स में दिखाया जाता है। तो वो कैमरास क्या कर रहे होते हैं, वो असल में टेम्परेचर की फील्ड को स्टडी कर रहे होते हैं। टेम्परेचर की हर जगह पर डिफरेंट वैल्यू होती है, इंसानी बॉडीज पर डिफरेंट होती है, किसी लकड़ी पर डिफरेंट होगी, एटमोसफेयर में डिफरेंट होगी। तो वो उसको टेम्परेचर को एज अ स्केलर फील्ड भी हम स्टडी कर सकते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल सर्फेसेस को, थ्री डायमेंशनल फंक्शंस को जो कि एक्स वाई जी पर डिपेंड करते हो,
उनको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 4D सर्फेसिस की तरह सोचें, बल्कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो 3 डायमेंशंस पर हर पॉइंट पर एक वैल्यू होती है। बिल्कुल जैसे 3 डायमेंशंस पे हर पॉइंट पे एक वेक्टर हो तो वो स्केलर, तो वो वेक्टर फील्ड होता है। उसी तरह थ्री डायमेंशंस में हर पॉइंट पर आपके पास एक स्केलर मौजूद हो तो वो स्केलर फील्ड होती है। और फंक्शंस को आप 3 डायमेंशनल फंक्शंस को जो कि इस तरीके के हैं, आप इनको एज अ 3 डायमेंशनल स्केलर फील्ड भी इमेजिन कर सकते हैं। सो दिस इज अ एक्चुअली 4D में सरफेस बनेगा, पर ये 3D स्केलर फील्ड है असल में। तो दिस इज अ 3D स्केलर फील्ड। ओके, बिल्कुल जैसे 3D वेक्टर फील्ड्स होती हैं, तो ये हमारे पास 3D वेक्टर फील्ड है। अब नाउ सपोज के बिल्कुल मैथमेटिकली सोचें कि एक 3 डायमेंशनल फंक्शन में जो चेंज आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो हम चेन रूल से किस तरह निकाल सकते हैं। वो चेंज जो होता है वो होता है पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी करते हैं। तो अगर हमारे पास टी जो फंक्शन है वो एक्स वाई जी का है, तो इसके अंदर डी टी जो चेंज होगा वो होता है पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई, चेन रूल का इस्तेमाल किया है मैंने, प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल जी डी जी। हम टोटल चेंज को चेन रूल में इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने मल्टी वेरिएबल चेन रूल का इस्तेमाल किया इस 3 डायमेंशनल फंक्शन के लिए। पर देखिए, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और ये आप लोग व्यूअर्स जो हैं चेक भी कर सकते हैं कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स एक्स हैट प्लस partial t by partial y hat plus partial t by partial z hat। और इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें dx x हैट के साथ प्लस dy y हैट के साथ प्लस dz z हैट के साथ, तो अगर हम इस एंटिटी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास ये ऊपर वाली चीज ही बनती है, यही हमारे पास टोटल चेंज आ जाता है। तो फिर हमारे पास टोटल चेंज किस चीज़ के बराबर हुआ, यानी हम एक फंक्शन में स्मॉल जो चेंज है, टोटल चेंज नहीं कहना चाहिए मुझे, स्मॉल चेंज कहना चाहिए, जो स्मॉल चेंज है ये फिर बराबर होगा, ये तो हमारे पास कुछ भी नहीं है बल्कि ग्रेडियंट ऑफ टी मौजूद है। और दूसरी तरफ ये डॉट किस चीज़ से हो रहा है, ये भी हमारे पास कुछ भी नहीं है बल्कि ये हमारे पास क्या है, लाइन एलिमेंट है। तो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन डॉटेड विद द लाइन एलिमेंट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास 2 डायमेंशंस में जो फंक्शन होता है वो अपने डेरिवेटिव टाइम्स द dx के बराबर होता है। तो इसमें ग्रेडियंट जो है वो किस चीज का काम कर रहा है, हमारे पास ग्रेडियंट डेरिवेटिव का काम कर रहा है, और dl जो लाइन एलिमेंट है वो dx का काम कर रहा है। ये जनरलाइजेशन है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 1 डायमेंशनल केस के अंदर। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो dt जो हमारे पास आया वो हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन टाइम्स द लेंथ एलिमेंट। तो ये एक स्मॉल चेंज को लिखने का एक और तरीका है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्केलर फंक्शंस को स्केलर फील्ड्स की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, और एक स्केलर फंक्शन में जो टोटल चेंज आएगा आप उसको उसका ग्रेडियंट टाइम्स द dl लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी ग्रेडियंट को समझने से पहले, ग्रेडियंट थ्योरम को समझने से पहले, जो कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट की तरफ ही चलते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट क्या कहता है हमें, तो वी हैव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स। बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स भी हमें यही कहता है कि अगर हम ए से बी तक जाएं, अब ये सारी बात मैं 3 डायमेंशंस के लिए कर रहा हूँ कि अगर हम ए से बी तक जाएं और हमारा फंक्शन जो है टी जो है वो भी एक 3 डायमेंशनल फंक्शन है। अब तो अगर हम ए से बी तक जाएं डी टी यानी, और फंक्शंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मैं ऐड करता जाऊं विजुअली, अगर आप देखें तो अगर 3 डायमेंशन में ये कोई फंक्शन है, और अब मैं फंक्शन नहीं ड्रॉ कर रहा क्योंकि वो तो कोई स्केलर फील्ड होगा, और इसके ऊपर ये इस कर्व के ऊपर मैं बैठ कर जा रहा हूँ और मैं उस फंक्शन के ऊपर चेंजेस देखता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है लेट से, और ये मेरा पॉइंट बी है, और मैं इस कर्व पर बैठ कर जाता हूँ और ये जो मेरी स्केलर फील्ड है इसके अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं उनको नोट करता जाता हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डी टी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 3 डायमेंशंस में, ग्रेडियंट ऑफ टी टाइम्स डी एल। ये बिल्कुल बराबर है उस फंक्शन को कंप्यूट करने के एट पॉइंट बी
माइनस उस फंक्शन को कंप्यूट करने के एट पॉइंट ए। और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पॉइंट है तो इस फंक्शन के अंदर यानी ये जो ए है ए भी थ्री नंबर से स्पेसिफाई होगा, बी भी 3 नंबर से स्पेसिफाई होगा, इसलिए मैंने इनके ऊपर वेक्टर्स का साइन बना दिया क्योंकि वेक्टर्स भी 3 नंबर से स्पेसिफाई होते हैं। तो ये बिल्कुल वही बात कर रहा है। अगर आप इसको गौर से मिलाएं, अगर आप मैं इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से मिलाऊं तो वो भी यही कहता है कि डेरिवेटिव टाइम्स डी एक्स जो है वो बराबर है एफ ऑफ बी के माइनस एफ ऑफ ए के। तो अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेडियंट होता है और उसका लाइन एलिमेंट डी एल होता है, वो बराबर होगा उसी फंक्शन को अगर हम उसके एंड पॉइंट्स पे कंप्यूट करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो। अच्छा, इसको आप ज्योमेट्रिकल कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? अब मैं आप लोगों को इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। तो अब हम इसकी देखते हैं जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो डेफिनेशन हमने कर दी है, अब हम इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करने लगे हैं। तो इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है? इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये है कि लेट्स सपोज फर्स्ट करें मेरे पास मीनार पाकिस्तान है और मैं मीनार पाकिस्तान की जो हाइट है उसको एक फंक्शन बना देता हूँ, हाइट का ही मतलब स्पेस का एक फंक्शन बना देता हूँ, यानी जैसे जैसे हम जी एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो वो फंक्शन बढ़ता रहेगा। अब समझिए ये मीनार पाकिस्तान की हाइट के लिए मैंने ये बनाया है, फंक्शन बनाया है। तो ये थ्योरम आपको कहता है कि आप यहाँ से ऊपर जाएं और छोटी छोटी अपने इस हाइट वाले फंक्शन में चेंजेस देखें और उन चेंजेस को ऐड करते जाएं, जो कि ये इंटेग्रल दिखा रहा है। ये छोटी छोटी चेंजेस आप इंटेग्रल से ऐड कर रहे हैं ए से बी तक। या फिर आप ऐसा करें, अगर आपको हाइट चाहिए तो आप यहाँ पर पहले हाइट नोटिस करें जो कि टी ए होगी, फिर ऊपर जाके हाइट नोटिस करें टी बी होगी। तो वो जो छोटी छोटी हाइट्स को जब ऐड करके जो रिजल्ट आना है, इनको ऐड करने से जो रिजल्ट आना है वो बराबर होना है जो आप नीचे हाइट नोटिस करेंगे और फिर ऊपर आके हाइट नोटिस करेंगे तो वो इसी के बराबर होना है। तो एडिशन ऑफ स्मॉल चेंजेस टू द height is actually equal to the height at the maximum point minus the height at the point that is a reference point जो कि हमारा a है। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। बल्कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की भी इसी तरह डायमेंशनल ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो अब इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हो गई, इसके साथ हमारे पास मजीद कुछ थ्योरम्स आते हैं तो वो हम देखते हैं। इसे कहते हैं कोरोलरीज। तो हमारे पास कुछ कोरोलरीज हैं, यानी जो बातें इससे ऑब्वियस हो जाती हैं, कोरोलरीज। तो हमारे पास पहली एक ऑब्वियस बात हमारे पास आती है। जो हमारी पहली ऑब्वियस बात है वो ये है कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हमें ये पता चलता है कि जो वेक्टर फील्ड हमारे पास किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लेने से आती है, ठीक है, दिस इंटेग्रल डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, क्योंकि इसका आंसर हमेशा टी बी माइनस टी ए आना है। तो ये इंटीग्रल कभी पाथ पर डिपेंड नहीं कर सकता, चाहे फंडामेंटल थ्योरम, क्योंकि थ्योरम हमने जब एक्सेप्ट कर लिया है तो हम अगर ए से बी तक जिस मर्जी पाथ से जाके इंटीग्रेट करें वो हमेशा टी बी माइनस टी ए के बराबर होगा। इसका मतलब है हमारा जो लाइन इंटेग्रल है ऐसी वेक्टर फील्ड का जो किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेने से आती है, दैट लाइन इंटेग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एक एग्जांपल के अंदर कि हमारे लाइन इंटेग्रल्स जो थे वो पाथ पे डिपेंड करते थे। हमने दो डिफरेंट पाथ से एक वेक्टर फील्ड के लाइन इंटेग्रल्स देखे, हालांकि पॉइंट्स वही दो थे पर वो आंसर डिफरेंट आया था। पर हमारे पास जो वेक्टर फील्ड एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेने से आती है ना, वो कभी ऐसा नहीं होता कि उसका लाइन इंटेग्रल जो है वो पाथ पर डिपेंड करे। आप जो दो पॉइंट्स के दरमियान चाहे जिस मर्जी पाथ से आए वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो हमें पता है कि इस चीज के बराबर होता है और ये चीज पाथ डिपेंडेंस कोई नहीं शो करती है, सिर्फ एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें एक तो ये ऑब्वियस बात पता चलती है इस थ्योरम से, और हमें एक और ऑब्वियस बात जो पता चलती है इस थ्योरम से वो है हमारे पास इसकी सेकंड कोरोलरी है। वो है कि इस तरीके के जब भी इंटेग्रल होते हैं तो अगर मैं इसका क्लोज लूप इंटेग्रल करूं तो वो हो जाएगा डी डॉट डी एल, यानी मैं जिस पॉइंट से चलूं उसी पॉइंट पर वापस आ जाऊं तो ये हमेशा जीरो होता है। क्यों ये हमेशा जीरो होगा? अगेन ये भी आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से देख सकते हैं। यानी अगर मैं पॉइंट ए से
वापस पॉइंट ए पर आ जाऊं, यहाँ पर हमारे पास टी डॉट डी एल होगा, तो हम क्या करेंगे, टी ए हो जाएगा, ऊपर भी माइनस भी टी ए हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। इसका मतलब हमारे जो क्लोज लूप इंटेग्रल्स होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे क्लोज लूप इंटेग्रल्स भी 0 होते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको स्टेटमेंट भी बता दी थ्योरम की, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी थोड़ी बहुत दे दी, और आपको उस स्टेटमेंट से जो दो इंपॉर्टेंट बातें या ऑब्वियस बातें निकलती हैं वो दोनों बातें भी बता दी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल फॉर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट थ्योरम की एग्जाम्पल, तो ग्रेडियंट थ्योरम पर हम हैं और इसकी अब हम एक एग्जाम्पल करने लगे हैं। तो एग्जाम्पल में वो हमें कहता है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है टी ऑफ एक्स वाई जी, और वो फंक्शन है एक्स वाई स्क्वेयर। तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। फिर वो कहता है आप पॉइंट 0 0 0 से पॉइंट यू गो फ्रॉम पॉइंट 0 0 0, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, वेक्टर से शो करते हैं, और फिर पॉइंट बी कह देता हूँ। 0 0 0 से 2 1 0 पॉइंट तक जाना है। तो शो दैट द ग्रेडियंट थ्योरम होल्ड्स। यानी हम इसी फंक्शन, हमें फंक्शन दे दिया गया है और फिर वो हमें कहते हैं पॉइंट ए से बी तक शो करें कि ग्रेडियंट थ्योरम हमारे पास होल्ड करता है। तो ये हम कैसे शो करेंगे, चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ग्रेडियंट थ्योरम की आ, वो क्या थी, स्टेटमेंट क्या थी, ग्रेडियंट थ्योरम हमें कहता था इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन टाइम्स डी एल, इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू टी बी, यानी फंक्शन कैलकुलेटेड एट पॉइंट बी माइनस द फंक्शन कैलकुलेटेड एट पॉइंट ए। हमने बस यही फंक्शन दिखाना है, यानी पहले हमने ये इंटीग्रल कंप्यूट करके दिखाना है, उसके बाद इसमें वैल्यूज डालकर टी के अंदर दिखाने हैं। तो चलें पहले तो हम टी का ग्रेडियंट ले लेते हैं। नाउ लेट अस टेक द ग्रेडियंट ऑफ टी। तो टी का जो ग्रेडियंट है वो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स वाई स्क्वेयर एक्स हैट आ जाएगा, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स वाई स्क्वेयर वाई हैट आ जाएगा, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड एक्स वाई स्क्वेयर जेड हैट आ जाएगा। ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास 2xy आएगा और यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वेयर आ जाएगा डेरिवेटिव लेने से। तो वाई स्क्वेयर एक्स हैट प्लस 2xy एंड देन वी गेट वाई हैट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है ग्रेडियंट। अब हमारे पास, अब हमने पाथ चूज करना है। तो हम कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटीग्रल होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ड पाथ होता है। तो अगर हमें ये इंटीग्रल कंप्यूट करना है, कौन सा इंटीग्रल हमें कंप्यूट करना है, हमें इस ग्रेडियंट का इंटीग्रल कंप्यूट करना है, टी डॉट डी एल फ्रॉम पॉइंट 0 0 0 टू पॉइंट 2 1 0। हमने इस पॉइंट तक जाना है, ये हमारा पॉइंट ए और बी है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये हमने पहले बताया है। तो पाथ हम खुद चूज कर सकते हैं। तो मैं अब अपनी, आप व्यूअर्स भी मैं कहूंगा कि अपनी मर्जी का कोई पाथ और मेरे अलावा, मेरे बनाए हुए पाथ के अलावा कोई पॉइंट पाथ चूज करके देखें। तो हमें दूसरा एक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये 0 0 से 2 1 तक जा रहे हैं और जी एक्सिस में हम कहीं मूव नहीं कर रहे, तो इसलिए मुझे दूसरा एक्सेस बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं जो पाथ चूज करूंगा, तो अगर हमारे पास ये पॉइंट 0 0 है और ये जो पॉइंट आता है ये फिर y x में 2 पॉइंट आ रहा है और y में ये हमारे पास 1 आ रहा है, तो हम पहले x में भी जा सकते हैं और फिर y में जा सकते हैं, या हम फ्रॉम x टू y जा सकते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ के। कोई और किस्म का कर्व भी ले सकते हैं, हम एक पैराबोला के जरिए भी जा सकते हैं अगर हम उसको एडजस्ट कर लें, पर सबसे आसान वन डायमेंशनल मोशंस होते हैं। तो लेट्स डू ए वन डायमेंशनल मोशन। तो पहले हम x में मूव करते हैं, ऐसे ये हमारा पाथ का पहला हिस्सा हो जाएगा, और फिर हम y में मूव करते हैं ऐसे, जो हमारे पाथ का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो y1 पर हमने आना है, ये है, फिर ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2 1।
तो चले हमारे पाथ का जो पहला हिस्सा है, फिर ये मैंने पाथ खुद चूज किया है, आप लोग कोई और पाथ, मैं कहता हूँ व्यूअर्स को कि स्ट्रेट लाइन पाथ चूज करके देखें और फिर इस थ्योरम को प्रूव करें। तो ये मैंने पाथ खुद चूज किया है, तो इसके दो हिस्से हैं। इसका पहला हिस्से में क्या है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि डी वाई हमारे पास 0 है और वाई ओवरऑल भी 0 के बराबर है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे फिर रहे हैं। और एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स हमारे पास जा रहा है फ्रॉम 0 to 2। तो ये हमारे पास इधर इस पाथ में हो रहा है, पहले पाथ के अंदर। तो इसके अंदर ट्रेवल करते हुए हम ये इंटीग्रल कंप्यूट करते हैं। तो फ्रॉम टी डॉट डी एल हमारे पास क्या आ जाएगा इस पाथ में, अगेन हमारे पास वेक्टर फील्ड अब बन, ये भी लाइन इंटीग्रल ही हमने कंप्यूट करना है। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स हैट प्लस 2xy y hat, then we got dx x hat plus dy y hat। अब इधर क्या है, dy 0 है, ओके। तो हमारे पास अगर dy 0 है तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर भी y भी 0 है, तो ये वाली टर्म भी, y स्क्वायर वाली टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इन द एंड ये हमारे पास बचेगा 2xy y hat dx x hat, बट y hat डॉट x hat ये खुद भी 0 हो जाएंगे। तो ये पूरा इंटीग्रल ही हमारे पास, हमें एक इंटीग्रल कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये पूरा इंटीग्रल हमारे पास 0 के बराबर आया है। अब हम पाथ 2 पर चलते हैं। अब हम x इक्वल्स 2 पर आ गए हैं, पर अब dx में मूव नहीं करेंगे। तो पाथ 2 में यानी हम यूं ऊपर जा रहे हैं। तो इसको किसमें क्या हो रहा है, हमारे पास x हमारे पास टोटल कांस्टेंट है 2 है, dx हमारे पास 0 आएगा इस पाथ में, क्योंकि x कांस्टेंट है पूरे पाथ में। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y गोज फ्रॉम 0 to 1। अगेन हम इसका इंटीग्रल को कंप्यूट कर लेते हैं। तो t डॉट डी एल हो जाएगा हमारे पास। तो हम इस इंटीग्रल को कंप्यूट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर एक्स हैट आ जाएगा प्लस 2xy y हैट डॉटेड विद dx x हैट प्लस dy y हैट। अब हमारे पास क्या हो रहा है, dx 0 हो रहा है, तो dx हमारे पास 0 हो जाएगा। y हमारा मूव कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स हैट प्लस 2xy y हैट एंड देन dy y हैट। जब ये dy का डॉट होगा इनसे, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2xy एंड देन वी विल गेट y हैट। और y इसमें चेंज हो रहा है, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है। तो y डॉट y dy भी आएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0 to 1। और x हमारे पास क्योंकि 2 के बराबर है, तो हम उधर 2 भी डाल देंगे, और 2 to 2 4 हो जाएगा, तो 4y dy। ठीक है, अब हम ये इंटीग्रल परफॉर्म कर लेते हैं, तो ये वाई स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, विच गोज फ्रॉम 0 to 1। इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जो फाइन पहले इंटीग्रल का आंसर हमारे पास कितना आया है, पहले इंटीग्रल का आंसर हमारे पास 0 आया है, और दूसरे इंटीग्रल का आंसर हमारे पास 2 आया है। तो टोटल आंसर हमारा 0 + 2 है, जो कि 2 के बराबर है। तो हमारा जो टोटल आंसर आया है पहले उसका ग्रेडियंट लेने के बाद, फ्रॉम a to b t डॉट डी एल, वो 2 के बराबर आया। तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, और अब हम इस फंक्शन से ही कंप्यूट कर कर देखते हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसी से शो होगा। तो ये साइड तो 2 के बराबर आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड कंप्यूट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में इधर ही कंप्यूट कर देता हूँ। तो पहले हम टी बी कंप्यूट कर लेते हैं। टी बी का मतलब है हम टी को कंप्यूट करेंगे एट पॉइंट 2 1 0। तो हमारे पास टी क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और फिर 1 स्क्वेयर आ जाएगा, जो कि 2 के बराबर है। उसी तरह टी ए हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाएगा टी कंप्यूटेड एट 0 0 0, और ये हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 स्क्वेयर्ड है, जो कि अगेन 0 आ गया। तो हमें पता चलता है कि ये साइड भी 2 के बराबर है। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया है LHS इज इक्वल्स टू RHS, और हमने शो कर दिया कि ग्रेडियंट थ्योरम एक एग्जांपल के जरिए भी कि होल्ड करता है। अब हम आते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम की तरफ, और ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फंडामेंटल थ्योरम है। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट दे देता हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास V जो है वो एक वेक्टर फील्ड है, और लेट्स सपोज कि वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है। वैसे तो ये हर तरीके की वेक्टर फील्ड्स के लिए होल्ड करता है।
अगर हमारे पास v एक वेक्टर फील्ड है जिसका डाइवर्जेंस लिया जा सकता है और इंटीग्रल भी परफॉर्म किया जा सकता है, तो ये हमारा जो थ्योरम है ये हमें कहता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड यानी डेल डॉट v का जो वॉल्यूम इंटीग्रल है यानी डी टॉप पे कंप्यूट हुआ है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल किसी भी वॉल्यूम पे अगर आप डेल डॉट v का इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे तो वो बराबर होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल के v डॉट dA पर, यानी वो वॉल्यूम का जो सरफेस होगा उसके ऊपर अगर आप फिर v डॉट dA के इंटीग्रल्स लेंगे तो वो आपके पास ये दोनों चीजें बराबर का रिजल्ट देंगी। तो ये हमारी थ्योरम है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल उसी वॉल्यूम के सरफेस क्लोज, वो हर वॉल्यूम एक क्लोज सरफेस भी होता है ना, क्योंकि एक स्फीयर है तो इसके अंदर वॉल्यूम है और उसके बाहर एक क्लोज सरफेस है। क्यूब है तो उसके अंदर एक वॉल्यूम है और उसके बाहर एक क्लोज सरफेस है। तो हर वॉल्यूम का जो सरफेस एक सरफेस होता है, तो इसी सरफेस के ऊपर क्लोज्ड इंटीग्रल v डॉट डी ए का परफॉर्म करना, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, यानी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट v is equals to the surface integral of v dot dA। अगेन इस तरह तो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट आई होप समझ आ गई होगी। अब हम इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या कह रहा है हमें, ये देखें, ये कह रहा है डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, डेल डॉट वी हमें क्या बताता है, डेल डॉट वी हमें बताता है कि किसी पॉइंट से कितना कितना फ्लक्स आउट हो रहा है। यानी अगर मेरे पास एक पॉइंट है और इसके बाहर मैं इस तरीके से डाइवर्जेंस कंप्यूट करूं तो ये मुझे बताता है कि इस पॉइंट से कितनी वेक्टर फील्ड बाहर निकल रही है। उसी तरह मेरे पास ये एक और पॉइंट हो, इस पर मैं डाइवर्जेंस कंप्यूट करूं तो ये भी मुझे यही बताता है कि कितनी मेरे पास वेक्टर फील्ड बाहर निकल रही है। ठीक है, और उसी तरह आप यूं फर्ज करें कि मैं एक बड़ा सा वॉल्यूम लेता हूँ, ये बहुत बड़ा सा एक वॉल्यूम है और इसके ऊपर मैं हर जगह डाइवर्जेंस कंप्यूट करता हूँ, यानी डेल डॉट वी कंप्यूट करता हूँ इस पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, तो वो मैंने पूरे वॉल्यूम में डेल डॉट वी कंप्यूट किया। ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम में तो मेरे पास डेल डॉट वी डी टॉ का इंटीग्रल आ गया, यानी मैं इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर हर जगह डेल डॉट वी कंप्यूट करता हूँ और उन सब को ऐड कर देता हूँ। तो वो यही इसी तरह होगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐड करने को कहते हैं, तो ये मैं वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। ठीक है, अब वो कहता है कि अब यानी फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमारी टोटल वेक्टर फील्ड कितनी निकल रही है इस सरफेस के अंदर से, क्योंकि हर पॉइंट से जितनी डाइवर्जेंस हो रही है मैं उन सारे पॉइंट्स की डाइवर्जेंस को ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, यानी टोटल फील्ड कितनी निकलने वाली है इस वॉल्यूम से। पर देखें, अब मैं इसके सरफेस पे चढ़ जाता हूँ, फर्ज करें ये इसका सरफेस है, तो यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो सरफेस बना रहा है डी ए, इसके साथ v डॉट डी ए अगर मैं कंप्यूट करूं, फिर यहाँ भी मैं आ जाऊं और यहाँ भी v डॉट डी ए कंप्यूट करूं, फिर मैं यहाँ भी आ जाऊं इस सरफेस पर और यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड निकल रही है v उसके साथ भी डी ए कंप्यूट करूं, यानी मैं फिर सरफेस पर देखूं कि कितनी वेक्टर फील्ड निकल रही है। ठीक है, और उस पूरे सरफेस पर मेरे पास जितनी वेक्टर फील्ड आ रही है उसको ऐड कर दूं, यानी इस पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर ये वॉल्यूम ये क्लोज सरफेस बना रहा है, इस क्लोज सरफेस के ऊपर मैं जो वेक्टर फील्ड मेरे पास आ रही है उसका अपने एरिया एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं और उन सबको ऐड कर दूं, तो ये बराबर होता है। ये हमें यही कह रहा है कि इफ समिंग, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि समिंग द स्मॉल फ्लक्सेस inside the volume is equals to the total flux at the सरफेस। यानी ये थ्योरम असल में हमें यही बताता है, क्योंकि डाइवर्जेंस में हम छोटे छोटे पॉइंट्स के हर पॉइंट के ऊपर हम वो बाहर निकलने वाला उसका फ्लक्स देखते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं। तो ग्रीन ने कहा था कि ये बस बराबर है, अगर हम सरफेस के ऊपर देख लें कि कितने, असल में सरफेस के ऊपर जाके देख लें कि कितनी वेक्टर फील्ड हमारे पास सरफेस से बाहर आ रही है, तो हमें अंदर वाले पॉइंट्स
ऐड करके देखने की जरूरत ही नहीं है, या जरूरत तो है पर ये दोनों बराबर हैं। इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास 4 टूटियां हैं और वो मैं चाह रहा हूँ कि चारों टूटियां खोल दूं, तो और कमरे के बाहर पानी बहने लगे। अब कमरे के अंदर पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, उन सारी टूटियों में से कितना पानी निकल रहा है मैं उसको अलग अलग मेजर करके ऐड कर दूं, या फिर मैं ये देख लूं कि कमरे के बाहर कितना पानी निकल रहा है, या फिर मैं कमरे के बाहर खड़ा हो जाऊं और ये देखूं कि कमरे के बाहर से कितना पानी निकलता हुआ आ रहा है, तो वो बराबर होगा क्योंकि जितना टूटियां पानी दे रही होंगी उतना ही पानी कमरे से बाहर भी निकलेगा। तो मैं तो मैं तो मैं वॉल्यूम के अंदर यानी कमरे के अंदर रह के मैं उन सारी टूटियों का जो पानी है निकल रहा वो ऐड करता जाऊं, या फिर मैं सरफेस पर रहकर यानी कमरे से बाहर निकल के ये देख लूंगा कितना पानी बाहर आ रहा है, तो वो सेम थिंग होगी। तो ये है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमारे पास सरफेस इंटीग्रल या ग्रीन्स थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो अब हम क्या करते हैं, इस डाइवर्जेंस थ्योरम की एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जो डाइवर्जेंस थ्योरम की हमें जो एग्जांपल दी हुई है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी वही राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है। चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर फील्ड हमें दी हुई है। तो जो वेक्टर फील्ड हमें दी हुई है वी ऑफ एक्स वाई जी, वो हमें क्या दी हुई है, वाई स्क्वेयर एक्स हैट प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वेयर्ड वाई हैट प्लस 2yz जेड हैट ओवर दी यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब की क्या निशानी होती है कि उसकी लेंथ जो होती है वो 1 के बराबर होती है एक साइड लाइन। तो हमें पहले अगेन हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम के ऊपर इसका डाइवर्जेंस का इंटीग्रल वो बराबर है हमारे पास सरफेस के ऊपर v डॉट डी के इंटीग्रल के। अब इस ये अगेन क्या बात, हमारे पास यूनिट क्यूब कैसे होता है, हमारे पास यूनिट क्यूब इस तरीके से होता है। मजे की बात यह है कि मैंने यूनिट क्यूब के लिए इसी वेक्टर फील्ड के साथ लास्ट टाइम क्लोज सरफेस इंटीग्रल परफॉर्म किया था। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो अटेंटिवली देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि ये वीडियो, या जिन्होंने ये कॉम्पिटिशन देखनी है, कि ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है ये लास्ट वीडियो में मैंने परफॉर्म किया था, और इससे हमारे पास जो जवाब आ रहा था वो 2 आ रहा था। हर साइड के ऊपर हमने सरफेस फ्लक्स नोटिस किया था और फिर उन सारे सरफेस इंटीग्रल्स को ऐड करके क्लोज सरफेस इंटीग्रल बना दिया। तो काइंडली अगर जिन्होंने इसको कंप्यूट करते हुए देखना है, मैं दोबारा कंप्यूट नहीं कर रहा, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमने लास्ट टाइम कंप्यूट की थी, तो लास्ट लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं जिसके अंदर ये v डॉट डी ए का मैंने सरफेस इंटीग्रल कंप्यूट किया है। तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने कंप्यूट करनी है और हम दुआ करेंगे कि वो भी किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो पहले तो हमें डेल डॉट वी डी टॉ कंप्यूट करना है। तो पहला स्टेप तो हमारे पास ये होना चाहिए कि हम डेल डॉट वी कंप्यूट करें। तो डेल डॉट वी हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट वी का फॉर्मूला होता है पार्शियल वी एक्स बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी वाई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी जी बाय पार्शियल जी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको डाल के देख सकते हैं वी एक्स जो है वो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के बराबर है, प्लस वी वाई जो है हमारे पास ये है 2xy प्लस जेड स्क्वेयर, ये इसके बराबर है, और पार्शियल बाय पार्शियल z जो हमारे पास है वी जी हमारे पास है 2y z के बराबर। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाई स्क्वायर का तो जीरो होता है, तो ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। दूसरी टर्म में हम डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और जब जी स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और z का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस 2y आया है, यानी हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस वाई। तो अब हम वो वॉल्यूम इंटीग्रल कंप्यूट कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा ये वॉल्यूम इंटीग्रल कंप्यूट करना। हमारा सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाएगा
कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल कंप्यूट किया जाए डेल डॉट वी डी टॉ का, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएंगे। x भी 0 से 1 तक जा रहा है, y भी 0 से 1 तक जा रहा है, z भी 0 से 1 तक जा रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस वाई एंड देन वी विल गेट dx dy dz। ये हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, अब इस इंटीग्रल को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं x का ही इंटीग्रल कंप्यूट कर लेता हूँ, तो 0 to 1 एंड देन वी विल गेट 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई एक्स, क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x पे पावर रूल लगेगा। फ्रॉम 0 to 1 वी विल गेट dy dz। आगे चलते हैं, अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो 1 पुट करेंगे तो 2 तो बाहर है, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा प्लस y आ जाएगा। जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और फिर 0 वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को इंटीग्रल्स कंप्यूट करने आते हैं अभी तक। इसके बाद लेट्स गो फ्रॉम 0 to 1। अब हम y वाला इंटीग्रल भी कंप्यूट कर लेते हैं, तो 2 बाहर ही रहने देता हूँ अभी तक। तो y वाला इंटीग्रल कंप्यूट करेंगे तो इसकी जगह हमारे पास y आ जाएगा और इसकी जगह y स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 y प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, जो कि जा रहा है अगेन 0 to 1 dz हमारे पास बच जाएगा। फिर तो 0 to 1 जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 0 to 1, यहाँ 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगेन 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा वैल्यूज डालने के बाद, और dz। तो 1/2 प्लस 1/2 1 के बराबर होता है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 फ्रॉम 0 to 1 dz हमारे पास आ जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है बल्कि 2z हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रल लेने के बाद, और ये 2 आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी 2 आंसर आया था। तो ये हमने डाइवर्जेंस थ्योरम देख भी लिया और डाइवर्जेंस थ्योरम को हमने प्रूव भी कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने लाडले स्टोक्स थ्योरम की तरफ। अब हम आ गए हैं स्टोक्स थ्योरम की तरफ। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, अगेन हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मैं पहले आपको इसकी स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, और फिर हम एक एग्जांपल से इसको खत्म कर देंगे। तो व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम? तो इसकी स्टेटमेंट ये है स्टोक्स थ्योरम की, अगेन इफ v इज अ वेक्टर फील्ड, तो v x y हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है। तो इसकी जो स्टेटमेंट बनती है वो क्या बनती है, ये हमें कहता है कि सॉरी क्लोज सरफेस नहीं, ओपन सरफेस इंटीग्रल। so we have an open surface integral, open surface integral of, तो ये open surface integral of del क्रॉस v, यानी कर्ल का ओपन सरफेस इंटीग्रल, यानी डेल लेके, क्योंकि ये वेक्टर बनता है तो वेक्टर का फिर डॉट प्रोडक्ट हम एक और वेक्टर से ले रहे हैं, डेल डॉट v इज इक्वल्स टू द क्लोज्ड लूप इंटीग्रल। ओके, सो दिस इज इक्वल टू द क्लोज्ड लूप इंटीग्रल, लूप यानी कर्व है हमारे पास, क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एल। तो अब ये हमें क्या कह रहा है, यानी आपको स्टेटमेंट तो मैथमेटिकली तो समझ आ गई होगी कि कर्ल डॉट डी है, यानी अगर आप एक वेक्टर फील्ड का कर्ल लें और फिर उस कर्ल का सरफेस इंटीग्रल लें, तो हर सरफेस आपको पता है एक कर्व बनाता है अपने एजेस पर। तो लेट्स से अगर आपके पास एक स्फीयर है, तो ये जो स्फीयर है ये देखें, ये अपने एजेस पर एक कर्व बनाता है, ठीक है। ये जो नीचे जो मैं ग्रीन में बना देता हूँ, ये जो ग्रीन में जो मैं बना रहा हूँ ये एक कर्व है, ठीक है। ऊपर हमारे पास एस एक स्फीयर है, ठीक है, जो कि हमारा सरफेस है। इस सरफेस पर वो कहता है कि हम कर्व्स अगर कंप्यूट करें तो वो नीचे वाली कर्व सी के ऊपर हम उसको अगर उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका लूप क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ले लें, तो ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, यानी सरफेस पर जो कर्ल है वो बराबर है एजेस पर, यानी उस सरफेस की जो बाउंड्री है, हाँ बाउंड्री कहना चाहिए, वो बराबर है बाउंड्री, कर्व जो है ये उस सरफेस की बाउंड्री है, वो बराबर है बाउंड्री पर क्लोज लूप इंटीग्रल के। तो ये हमें कह रहा है, तो इसकी मैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आपको करके देता हूं। कर्ल डॉट डी ए, कर्ल का सरफेस इंटीग्रल बराबर है v डॉट डी एल के। तो अब हम इसकी जरा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं हम?
इसको आप वैसे ही इमेजिन करें जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो डाइवर्जेंस है वो क्या आउटवर्ड फ्लो हमें बताती है, आउटवर्ड फ्लक्स बता रही होती है। तो इधर आप इमेजिन करें, लेट्स से कि आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और आप इस सरफेस में हमारे पास वेक्टर फील्ड है, और कर्ल हमें क्या बताता है कि वो वेक्टर फील्ड कितनी घूम रही है किसी पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट वो वेक्टर फील्ड कितनी घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट वो वेक्टर फील्ड कितनी घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट कितनी घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट कितनी घूम रही है, इसके अबाउट कितनी घूम रही है, इसके अबाउट, यानी ये सारे पॉइंट्स के अबाउट कितनी आपके पास वेक्टर फील्ड में घुमाव है। तो वो आपको क्या बताता है, आपके पास जो ये जो घुमाव है वेक्टर फील्ड में, जो कर्लीनेस है, ये आपको कर्ल बताता है। ये हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। तो कर्ल्स, ये सारे कर्ल्स आप इस सरफेस के ऊपर, अगर आप ये सारे कर्ल्स नोटिस करें और फिर इस सरफेस के ऊपर ये सारे कर्ल्स को ऐड कर दें तो ये वाला इंटीग्रल बनेगा। ठीक है, वो कहता है कि ये बराबर है कि आप सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर सारे कर्ल्स को ना नोटिस करें, बल्कि इसकी बाउंड्री पे जो वेक्टर फील्ड, जो एरो वेक्टर फील्ड जो निकल रही है ना बाउंड्री पर, जो वेक्टर फील्ड है, यानी ये हमारा फर्ज करें लाइन एलिमेंट है, बल्कि ये फर्ज करें कि हमारे पास वेक्टर फील्ड है, तो ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है, ये हमारे पास लाइन एलिमेंट है नीचे। तो ये वेक्टर फील्ड हर जगह लाइन एलिमेंट से कितना टच हो रही है, उन सारे लाइन एलिमेंट्स और वेक्टर फील्ड के एरोस का डॉट प्रोडक्ट लेकर भी हम वही इफेक्ट देख सकते हैं। यानी अंदर जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, cumulative effect of the spins inside is equals to the spin noticed at the boundary। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि आप अंदर सारे स्पिन्स को ऐड करने के बजाय बाहर, उसकी बाउंड्री के बाहर क्लोज्ड लूप इंटेग्रल देख लें। तो इससे हमारे पास दो कोरोलरीज आती हैं। अब हमारे पास सरफेस किसी भी तरीके का हो सकता है, ये सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये दो कोरोलरीज जो हैं यही हमें वो शो कर देंगी कि कोरोलरी वन जो हमारे पास है। तो कोरोलरीज की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो पहली ऑब्वियस बात है वो ये है कि डेल क्रॉस वी डॉट डी ए जो है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द बाउंड्री लाइन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द बाउंड्री लाइन एंड नॉट ऑन द सरफेस। क्योंकि ये जो बराबर है, ये क्लोज्ड लूप इंटीग्रल के बराबर है ना वी डॉट डी एल के, इसलिए ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सपोज हमारे पास ब्लू कलर में मैं ये बाउंड्री बनाता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये हमारी कर्व सी है जिसके अबाउट हमने इंटीग्रल कंप्यूट करना है। तो v डॉट डी एल तो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं सरफेसेस चेंज करता रहता हूँ, पहले मैं कुछ इस तरीके का सरफेस बनाता हूँ, उसके बाद मैं पूरा एक स्फीयर जैसा, अब मैं पूरा एक पिंक कलर का सरफेस बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं पिंक कलर के बजाय मैं येलो कलर का कोई और सरफेस बना, तो मैं सरफेस यूं करके लाता हूँ और फिर यूं इसके ऊपर इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ। तो देखें, बाउंड्री तो सेम है, बाउंड्री सेम रहेगी तो ये इंटीग्रल तो हमारे पास वही आएगा हर दफा, पर हम सरफेस चेंज करते जा रहे हैं। इसका मतलब इन तमाम सरफेसेस को वही सेम रिजल्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब इट डजेंट मैटर हाउ बिजार ऑफ अ सरफेस वी चूज, ऑल ऑफ द सरफेसेस गिव अस द सेम रिजल्ट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार बात है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक पहली कोरोलरी आती है इस थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो अब हमारे पास, तो ये हमारी पहली कोरोलरी है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है सरफेस पर डिपेंड ही नहीं करता, हम जो मर्जी सरफेस लें, कर्ल का इंटीग्रल ओवर द सरफेस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। वो अगले उसकी जो राइट हैंड साइड है उसकी वजह से ऐसा है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस बात है वो ये है कि क्लोज लूप में कर्ल का जो
अगर मैं क्लोज सरफेस बना लूं, अपने सरफेस को क्लोज कर दूं, तो ये जीरो के बराबर हो जाता है। तो अगेन देखें कि ये जीरो के बराबर क्यों होता है, क्योंकि हमारी बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो लेट्स से कि हमारे पास अगेन ये बाउंड्री है एक, और इसके ऊपर हमारे पास ये सरफेस है। तो इस सरफेस को क्लोज अगर मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस को क्लोज करने के लिए इस बाउंड्री को बंद करना पड़ेगा, इसको अंदर लाना पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो हमारी कर्व तो बाउंड्री तो जीरो होगी, और ये बाउंड्री के इंटीग्रल के बराबर है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री वाला इंटीग्रल है ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हमेशा जीरो हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल जो है इट्स जीरो फॉर ऑल टाइम्स। तो हमारे पास दूसरी कोरोलरी ये बनती है इस थ्योरम की। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और एक कोरोलरी समझ आई होगी। अगर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो नाउ लेट अस डू एन एग्जांपल। तो उन्होंने हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, और उन्होंने कहा हुआ है अगेन चेक करना है, चेक स्टोक्स थ्योरम। और वेक्टर फील्ड हमें दी गई है, वेक्टर फील्ड हमारे पास है v ऑफ x y z, और ये जो वेक्टर फील्ड है ये है 2xz प्लस 3y स्क्वेर्ड, 2xz प्लस 3y स्क्वेर्ड y हैट प्लस 4yz 4yz स्क्वेयर इन फैक्ट, एंड देन वी गॉट z हैट। ठीक है, और फॉर द सरफेस शोन इन द फिगर, फॉर द सरफेस शोन इन द फिगर। तो हमें सरफेस क्या शो किया हुआ है, तो हमें सरफेस ये दिया गया है, ऊपर हमारे पास ये हमारे पास अगर z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हमें सरफेस सिर्फ हमारा z और y में एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये सरफेस दिया गया है जो कि दोनों तरफ इसको 1 से टच कर रहा है, यहाँ भी ये 1 से टच कर रहा है और यहाँ भी ये 1 से टच कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ 1। तो ये हमें साइड लेंथ 1 का स्क्वायर दिया गया है, और हम इसके ऊपर हमने शो करना है कि स्टोक्स थ्योरम इस सरफेस के ऊपर होल्ड करता है। तो ये हम अगेन, ये हम किस तरीके से शो करेंगे, तो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। उसकी स्टेटमेंट तो ये है कि सरफेस के ऊपर कर्ल का इंटीग्रल जो है डॉट डी ए वो बराबर है क्लोज लूप इंटीग्रल के v डॉट डी एल के। ठीक है, तो मैं सरफेस के ऊपर अब कर्ल का इंटीग्रल कंप्यूट करता हूं। पर देखें, हम दो तरीके से मूव कर सकते हैं। हम डी ए आउटवर्ड भी ले सकते हैं, यानी हम डी ए इस तरफ भी ले सकता हूँ कि मैं वो नेगेटिव एक्स हैट डायरेक्शन में लूँ। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो मैं डी ए इस तरह भी ले सकता हूँ कि मेरे पास हो डी वाई डी जी एंड देन नेगेटिव एक्स हैट, क्योंकि देखें ये जी वाई प्लेन में है, तो ये एक ऐसा एरिया एलिमेंट है जिसमें एक्स हमारे पास कांस्टेंट रहेगा हमारे सरफेस का। पर मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि मैं इधर की तरफ लूँ और मैं एक्स हैट यूनिट वेक्टर ले लूँ, यानी मेरे पास एक और चॉइस है कि मैं इस तरीके का डी वाई डी जी और मैं फिर जी हैट यूनिट वेक्टर लूँ, सॉरी जी हैट नहीं, पॉजिटिव एक्स हैट यूनिट वेक्टर लूँ। तो ये आप कैसे चूज करेंगे इस केस में, जब अगर आपके पास चॉइस आए ना कि आपने ये चूज करना है कि आप कौन से वाला एरिया एलिमेंट चूज करें, तो ये आपने राइट हैंड रूल से करना है। अगर आप अपने कर्व में मूव करेंगे ना, फर्ज करें मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, तो ये मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा हूँ, तो राइट हैंड रूल से हमें पता चल रहा है, तो अपना हाथ अपनी मूवमेंट की तरफ करें और फिर देखें हमारा राइट हैंड रूल से थंब किस तरफ आ रहा है, तो हमेशा वो वाला एलिमेंट लीजिएगा, एरिया एलिमेंट। तो मैं क्लॉकवाइज मोशन अगर चूज करूं, तो मैं अगर क्लॉकवाइज मोशन चूज करूं, इस तरह मूव करना चूज करूं, तो मुझे फिर एक्स हैट यूनिट वेक्टर लेना चाहिए, तो मुझे ये वाला यूनिट वेक्टर लेना चाहिए। और अगर मैं इस तरफ मूव करना चूज करूं, यानी मैं क्लॉकवाइज मोशन चूज करूं, तो मुझे फिर नेगेटिव एक्स वाला यूनिट वेक्टर लेना चाहिए। तो हमेशा स्टोक्स थ्योरम कंप्यूट करते हुए आपने ये देखना है कि आप मूवमेंट किस तरह करेंगे अपनी क्लोज्ड कर्व में, ये देखने के लिए कि आपको एरिया एलिमेंट कौन सा लेना है। तो मैं क्योंकि मूवमेंट करूंगा
अब अपनी क्लोज कर्व में एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड रूल से मुझे पता चल रहा है कि मुझे ये वाला एरिया एलिमेंट लेना चाहिए, ये वाला एरिया एलिमेंट नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा राइट हैंड रूल से देखना आप कि आपको कौन सा एरिया एलिमेंट लेना चाहिए। तो एरिया एलिमेंट हमारे पास आ गया है, और अब हम चुप करके इसकी कर्ल पहले मेजर करते हैं। तो अगर हम इस वेक्टर फील्ड का कर्ल मेजर करें, कर्ल मेजर करने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, वो डिटर्मिनेंट होता है x हैट, y हैट, z हैट, देन वी गेट पार्शियल बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल z हमारे पास आ जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो x में तो ये 0 है, यहाँ पर हमारे पास आता है 2xz प्लस 3y स्क्वेयर, एंड देन यहाँ पर हमारे पास 4y, बहुत बुरा लिखा गया, यहाँ पर हमारे पास 4yz स्क्वेयर्ड आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आता है। अब इसका कर्ल कंप्यूट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x हैट। x हैट हमारे पास, आई होप कि आप सबको डिटर्मिनेंट लेना आता है। तो x हैट में हमारे पास ये आएगा और फिर ये आएगा, तो पार्शियल, तो ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y, 4yz स्क्वेयर्ड माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z, 2xz प्लस 3y स्क्वेयर्ड। तो ये हमारे पास पहला आ गया। तो हमारे पास आएगा माइनस y हैट, और y हैट में हमारे पास क्या आएगा, ये वाला तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास सिर्फ पहला आएगा पार्शियल बाय पार्शियल x, 4y z स्क्वेयर्ड आ जाएगा, प्लस z हैट, अगेन आई एम जस्ट कंप्यूटिंग द डिटर्मिनेंट। तो z हैट में ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला माइनस के साथ आएगा, तो माइनस पार्शियल बाय पार्शियल x, 2xz प्लस 3y स्क्वेयर्ड। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये सारे डेरिवेटिव्स कंप्यूट कर लेते हैं। तो अगर मैं कंप्यूट करूँ ये डेरिवेटिव्स, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, y 1 हो जाएगा, और 4z स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो x हैट हमारे पास आ जाएगा 4z स्क्वायर्ड। इधर हमारे पास z का 1 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि इधर सिर्फ y है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस y हैट। इधर हमारे पास x से कंप्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरे में कहीं x नहीं है, तो y हैट वाला कंपोनेंट ही हमारे पास गायब हो गया है। तो अब z वाला देखें, तो पार्शियल बाय पार्शियल x में हमारे पास इधर x है, तो ये 1 हो जाएगा और 2z आ जाएगा, और 3y स्क्वायर से 0 हो जाएगा क्योंकि इधर कोई x नहीं है, तो ये आ जाएगा। और माइनस का साइन जब बाहर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा फिर इन टोटल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस z हैट, एंड देन वी गॉट 2z। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब वैसे अगर ज़्यादा बेहतर शक्ल में लिखूं तो हमारा आंसर है 4z स्क्वेयर्ड प्लस 2x, आफ्टर विच वी हैव x हैट, फिर माइनस 2z z हैट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है कंप्यूट करने के बाद। अब हम इसका अगेन इंटीग्रल कंप्यूट कर लेते हैं, क्लोज लूप इंटीग्रल, क्लोज लूप तो नहीं, सरफेस इंटीग्रल कंप्यूट करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल ओवर डेल क्रॉस v, तो ये हमारे पास डेल क्रॉस v आ जाएगा डॉटेड विद dA, और dA हमें पता है कौन सा है, हमारे पास dA x के बराबर है जो कि होता है dy dz, और पॉजिटिव x वाला लिया है तो x हैट है हमारे पास। और देखिए हमें यूनिट स्क्वायर दिया हुआ था, दोनों तरफ 1 से वो कर रहा है, तो x की मूवमेंट भी हमारे पास फ्रॉम 0 to 1 होगी, और y वाली मूवमेंट भी 0 to 1 होगी, और z वाली मूवमेंट भी हमारे पास 0 to 1 आएगी। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह कंप्यूट कर सकते हैं, तो ये s आ जाएगा, फिर हमारी वेक्टर फील्ड आएगी 4z स्क्वेयर प्लस 2x x हैट, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड डेल क्रॉस v मैंने ऊपर निकाला है तो उसकी जगह मैं ये डाल रहा हूँ, प्लस माइनस 2z z हैट डॉटेड विद dy dz x हैट। तो ये वाली टर्म में जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा, और इस वाली टर्म के साथ जब x हैट का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल आ गया, x भी 0 से 1 जाएगा, y भी 0 से 1 जाएगा, z भी 0 से 1 जाएगा, तो ये 4z स्क्वेयर्ड प्लस 2x इंटू dy dz। और x हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास x आया है, इधर हमारे पास x कांस्टेंट है, पर x है क्या,
तो x कांस्टेंट है और उधर हमें नजर आ रहा है x कांस्टेंट होने के साथ साथ इस पिक्चर में देखें हम x इक्वल 0 पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये इधर x इक्वल 0 को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो x हमारे पास कांस्टेंट है एक तो, क्योंकि हमारी उसकी टिप ओरिजिन पर है, तो x है भी 0, तो यहाँ हमारे पास 4z² बच जाएगा, यहाँ पर x इक्वल 0 है। तो ये dy dz आ जाएगा फ्रॉम 0 to 1, अगेन सेकेंड इंटीग्रल भी फ्रॉम 0 to 1, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to 1, 4z³ आ जाएगा dz as this goes from 0 to 1, तो जो 4/3 हो जाएगा। I'm sorry, इधर मैंने y का इंटीग्रल कंप्यूट करना था ना, तो यहाँ मुझे पहले ऐसा करना चाहिए कि y लाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4z² from 0 to 1 dz and then this goes from 0 to 1, और ये जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ 4z² आ जाएगा फ्रॉम इंटीग्रल 0 to 1 dz, जो कि 4z³ हो जाएगा विच गोज फ्रॉम 0 to 1, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/3। तो ये सरफेस इंटीग्रल का हमारे पास ये आंसर आया है। सरफेस इंटीग्रल का हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है 4/3। अब हमें लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करना है, सेकंड हैंड साइड कंप्यूट करनी है। तो लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करना बहुत इजी है, और मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूंगा कि वो ये लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करें। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, पहले इस तरह मूव करना है, फिर इस तरह मूव करना है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, और आपने देखना है कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज कांस्टेंट नहीं है, किधर आपके पास dy में मूवमेंट है, किधर dx में मूवमेंट है, ऊपर x क्या है, नीचे x क्या है, अगर x कांस्टेंट है तो क्या है, y कांस्टेंट है क्या है, z कांस्टेंट है तो क्या है। तो ये सारी चीजें यूज करके आपने डॉट प्रोडक्ट्स लेने हैं और इंटीग्रल परफॉर्म करने हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू कि इसका आंसर भी 4/3 आता है। तो दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज टू द रीडर। तो आई होप आप लोगों को डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रेडियंट थ्योरम और हमारा स्टोक्स थ्योरम समझ आए होंगे। आई होप आप लोगों को कॉम्पिटिशन्स भी इजी लगी होंगी, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और कॉन्सेप्ट्स भी आई होप कि आप लोगों को इनकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी समझ आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।